बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में कई आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के मन की बात और पलायन रोकने पर भी हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने थराली में सड़कों और मोटर पुलों का किया वर्चुअली लोकार्पण। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और बीआरओ के अधिकारी रहे कार्यक्रम में मौजूद। राइस मिल के खिलाफ जसपुर के किसानों का धरना। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राइस मिल पर धान ना खरीदने के लगाए आरोप। भगवानपुर में गुड़ पकाने के लिए किया जा रहा है प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल। प्लास्टिक और रबर से पर्यावरण को हो रहा नुकसान। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है अनजान। देवाल में पिंकी हत्याकांड का आरोपी अब तक फरार। ग्रामीणों में दिख रहा है भारी आक्रोश। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें बीजेपी के विधायक, मंत्री, सांसद मन की बात कार्यक्रम में किस बूथ पर होंगे, इसकी चर्चा की गई। साथ ही 4 तारीख को होने वाले आज तक विकास कार्यक्रम के लिए भी चर्चा की गई। साथ ही पलायन को रोकने के लिए और पलायन में कैसे बीजेपी सहायक हो सकती है, इसकी चर्चा भी की गई। हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात, क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे, ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख विकास का कार्यक्रम, विकास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्योहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्योहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें। चंपावत की बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर इंडो नेपाल के सहयोग से बनने वाले सूखा बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उप जिलाधिकारी हिमांशु काफलटिया ने बताया कि निर्माण कार्य में आ रही भूमि स्थानांतरण आदि की सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। वहीं नेपाल ने भी ड्राई पोर्ट को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर का हाईवे तैयार कर लिया है। 800 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा 4 लेन पुल भी तैयार हो गया है। अब भारत की ओर से करीब 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ड्राई पोर्ट का निर्माण होने से भारत नेपाल के बीच व्यापार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। नेपाल सीमा पर एक ड्राई पोर्ट, आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और उसमें NHAI द्वारा टेंडर आमंत्रित करके जो उसमें एक ठेकेदार है उसे सेलेक्ट कर लिया गया है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून आरटीओ को अब आधुनिक बनाया गया है। आरटीओ के सभी काम ऑनलाइन होंगे जिससे लोगों को घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी।
नवनियुक्त आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं आरटीओ ऑफिस में पीआरओ की भी सुविधा की गई है जो लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। आरटीओ शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन काम होने से पेंडिंग कामों का भी निराकरण किया जा सकेगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये निश्चित कर लिया है, पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बिना किसी वेट करने के या बिना किसी परेशानी के तुरंत सुविधा दी जाए। कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ऑफिस में आता है तो उनके कागज चेक कर पहले बता दिया जाए कि उनको किस किस चीज़ की कमी है और वो एक बार में ही बता दिया जाए ताकि दोबारा उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ऑफिस में आए और उनको घर पर ही चीज़ें मिलें। उसके लिए हम एक पीआरओ ऑफिस बना के रखेंगे ताकि आदमी वहीं से सारी जानकारी ले ले और अपने स्तर से उसको अप्लाई कर सके। जसपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि राइस मिलर्स उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मिलर्स ने उनसे धान लेने से इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जसपुर पतरामपुर लिंक रोड पर चक्का जाम करेंगे। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने राइस मिलर्स से बात की, जिसके लिए राइस मिलर्स धान खरीदने को तैयार हो गए हैं। राइस मिल द्वारा जो काफ़ी लंबे समय से गुंडागर्दी की जा रही है, आज सुबह भी किसानों के साथ यहाँ बदतमीजी की गई है राइस मिलों द्वारा और यहाँ उन्हें मना कर दिया गया है कि किसानों का धान हम नहीं लेंगे, जिसके विरोध में आज यहाँ धरना चल रहा है और ये धरना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अगर आधे घंटे में हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो ये लिंक रोड है ये आज हम यहाँ जाम करेंगे। राइस मिलर्स और काश्तकारों को लेके कुछ कहा सुनी हो गई थी आपस में, तो उसी को लेके एक मीटिंग की थी जिसमें कि काश्तकार थे और राइस मिलर भी यहाँ पर थे। तो उनके उसमें आपस में जब जो बात हुई है तो निष्कर्ष निकल गया है कि 12 बजे तक किसानों की ट्रॉलियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके उपरांत ही जो हमारे आड़ती हैं उनकी धान के ट्रॉली धुलेंगी। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंगदपुर गांव में नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है। मृत महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए थे और थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में केस दर्ज हुआ है। अंगदपुर गांव में एक महिला ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ घरेलू कलह और पति की कुछ बुरी आदतों की वजह से परेशान होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया था। तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए हमने महिला के पति को इसमें अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 3 मोटर पुलों का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देव शाह, बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल और ओसी शिवम अवस्थी लोकार्पण समारोह में मौजूद रहे। आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोटी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से बीआरओ को, आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे बीआरओ को, सीमा सड़क संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार लगातार इसी कोशिश में लगी है कि धान खरीदी में किसानों को कोई परेशानी ना हो।
जसपुर में उप जिलाधिकारी राजस्व अधिकारियों के साथ क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे और जो कमियां पाई गई उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेरीफाइड किसानों से ही धान खरीदने को कहा गया। वहीं एक ही राइस मिल को धान बेचने वाले क्रय केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जो क्रय केंद्र है वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन यहीं से हो रहे हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वो वेरीफाई तहसील के द्वारा न किया जाए तो उसमें धान की खरीद ना की जाए। देखिए, पतरामपुर में जो शिकायत मिली थी तो उसमें ये शिकायत थी कि ये देखा जा रहा था कि एक ही राइस मिल को धान बेचा जा रहा था और इसी चीज़ में हम लोग ने अभी जो निरीक्षण किया था उसमें देखा था कि इसमें तो अलग अलग राइस मिलों को गया है। अगर किसी केंद्र द्वारा एक ही राइस मिल को धान बेचा जाएगा तो उसमें जो प्रभारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर कोल्हुओं में गुड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। इन कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है। लोगों की जान पर भी ये भारी पड़ रहा है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की रोक के बाद भी पॉलिथीन और रबर जलाई जा रही है। कोल्हुओं से निकलने वाला काला धुआं आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है। वहीं मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, उससे इसमें किसी ने कोई लिखित शिकायत किसी प्रकार की दर्ज नहीं की है, तो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी और निरीक्षण किया जाएगा। यदि इस तरह की कोई भी घटना पाई जाती है जो और मानकों के हिसाब से चरखी नहीं चलाई जा रही है तो उसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। थराली में देवाल के पिंकी हत्याकांड में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परिजनों और क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। गुस्साए लोगों ने थराली देवाल तिराहे से तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंका और 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं सीओ अमित कुमार ने बताया कि आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है, जिसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी के साथ साथ दलितों का उत्पीड़न इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी का जो मामला आया था उसमें भी जितने भी उत्तराखंड के दलित समाज के लोग हैं उस बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे थे। इसी तरीके से आज जो थराली के तहसील में ये जो जन आक्रोश रैली है, सम्मानित कैप्टन साहब और जो हमारी पिंकी है और यहाँ पर बीरेंद्र राम की जो निर्मम हत्या हुई है, आज तो हमने एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से एक ज्ञापन देना भी उप जिलाधिकारी महोदय को ये थराली में 2.5 महीने पहले एक रक्षाबंधन का दिन था। एक गरीब लड़का छानी लगा करके वहां पर टूरिस्टों के साथ जो है एक होटल चला था। वहां से जो है कंडी कुंडी बेचने के लिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए रक्षा मिठाई वगैरह लेके आऊंगा। लुहाजन गया था कुछ कंडी बेचने के लिए। जब वहां से वापस हुआ, सुनने में आया है उनके माता पिता के कहने से कि उसको घर के अंदर मार करके तो रात के टाइम पर उन हथियारों ने उस बच्चे की डेड बॉडी को उसके गांव जाने वाले रास्ते में इस प्रकार से दरंगदी से छोड़ दी और सवेरे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो है सोशल मीडिया में भेजा जाता है कि एक जो है रतगांव का जो है लड़का जो है यहाँ मरा हुआ है। पिंकी हत्याकांड जो बता रहे हैं उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जो अभियुक्त गुलाब, उसके विरुद्ध NBW 82 और कुड़की और फिर उस पर मफरूरी में चार्जशीट हुई है। उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है और उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का, क्योंकि उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है। उसमें IO इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने HMT की 45 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी। इसको लेकर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार HMT की रानीबाग और हल्द्वानी स्थित जमीन 72 करोड़ से अधिक राशि में हस्तांतरित की गई। CM पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
आस्था के महापर्व यानी कि छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार से नहाए खाए से हो गई है। इस दिन सूर्योदय के पहले पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इसके बाद एक समय का ही भोजन किया जाता है। हरिद्वार के सभी घाटों पर पूर्वांचल समाज के लोग आस्था और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। देहरादून में कलमदवात पूजा के अवसर पर श्री चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व आईजी पुष्पक ज्योति ने कहा कि जाति धर्म से उठकर समाज के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान सामाजिक संगठनों ने जिस तन्मयता से सहयोग किया वो केवल हिंदुस्तान में ही दिखता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा देहरादून स्थित राम मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने शिरकत की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दिल्ली दौरे पर पहुंचे। यहां वे दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी और आज का भारत विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार हम सभी को आकर्षित करते हैं। उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप आगे बढ़कर आज हम दुनिया के सामने विकसित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े हुए हैं। साथ ही विश्व गुरु बनने के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर हैं। आजादी के अमृत काल में गांधी जी के विचारों को लेकर आत्मचिंतन करना बहुत प्रासंगिक है। हरिद्वार में डीएम विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने योजना के नोडल अधिकारी दीपक मलिक और अधिशासी अभियंता जल निगम सीपी गंगवार के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दोनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा। कैंप कार्यालय रोशनाबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक हुई प्रगति के साथ ही कार्यदायी संस्थाओं के आपसी तालमेल पर भी चर्चा हुई। मेहल चोरी में 4 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का आगाज हुआ। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को 2 लाख देने की घोषणा भी की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। मेलों के माध्यम से आपसी प्रेम और सौहार्द तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी मेले अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मेलों के इस प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने का आह्वान किया। वोट वैली कॉन्सेप्ट और टिकट वैली कॉन्सेप्ट जो है ये हमने शुरू किया है। 8 तारीख को इसका शुरुआत कर रहे हैं। बागेश्वर जिले से शुरुआत होगी। स्टार्टिंग हमने 5 पर्वतीय जिले इसमें रखे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत बागेश्वर से माननीय जी करेंगे। स्थापना दिवस 9 तारीख को है। 8 तारीख को हम शुरुआत करेंगे। कालाडूंगी में भाजपा नेता मनोज पाठक कोटबाग विकास खंड के बांगर पहुंचे। भाजपा नेता ने दिवाली का 5 दिवसीय पर्व किसानों के साथ खेतों में काम कर मनाया। किसान बड़े ही उत्साह से मनोज पाठक का इंतजार कर रहे थे। पाठक परिवार ने किसानों को मिठाइयां और बच्चों को किताबें देकर दीपावली की खुशियां मनाई। सम्मानित सभी मेहनत का श्लोक जो कि समाज के लिए
हमारे भारत देश के देशवासियों के लिए, कहीं अन्न के उत्पादन के लिए खेत खलिहान में अपना खून पसीना बहाकर अन्न को उत्पादित करते हैं। बहुत सारे लोग जो निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, उन सब में मेहनत के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में बिचाबंगर में मेरा बैठना हुआ। सब लोगों का एक सूत्र में बंध करके एक दिशा में हम लोग निरंतर काम करते रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए समस्त बिचाबंगर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। लोहाघाट में भाई दूज का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। शादीशुदा बहनें मायके पहुंची, जिसके बाद बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर मंगल टीका लगाया और उनके लंबे जीवन की कामना की। साथ ही मिठाइयां भी खिलाई। इसके बाद भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार दिया। सबको भाई दूज पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण क्षेत्र में घर घर आज भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस पावन दिवस पर बहनें अपने मायके आकर अपने भाइयों के सिर का पूजन करती हैं। इसके लिए वह विशेष प्रकार के पुष्प, ये गुफ्फा जिसे हम बोलते हैं, इसको और चेवड़े का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुफ्फा विषम से विषम परिस्थितियों में उगता है, फलता फूलता है। इसीलिए भाई को अपने गुफ्फे की तरह फलने फूलने का आशीर्वाद और सुख समृद्धि का आशीर्वाद और चहुमुखी विकास का आशीर्वाद देती हैं। यह पावन दिवस घर घर में, कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। इस पावन दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। भाई दूज के अवसर पर नेपाल सीमा से लगे मडलक भगवती मंदिर में बग्वाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में मजपीपल और मडलक से भव्य देवी रथ यात्राएं निकाली गईं। इस दौरान देवी भक्तों ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। वहीं इस मेले में दूर दूर से आए व्यापारियों ने विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगाई। मेले में सीमावर्ती इलाकों से हजारों लोग पहुंचे। बता दें, हर भाई दूज के मौके पर लोहाघाट ब्लॉक में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।